नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। आलोक अड्डा में आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश की। ये लॉकडाउन के दौर में, कोरोना के दौर में उनका 5वां संदेश है राष्ट्र के नाम, और उन्होंने चौथे लॉकडाउन के बारे में ऐलान कर दिया है, कुछ संकेत दिए हैं। क्या होगा लॉकडाउन में नहीं बताया है, लेकिन कहा गया है कि बिल्कुल नए रंग रूप में आएगा लॉकडाउन का चौथा चरण, और उसका ऐलान होगा बाद में। इसी तरह उन्होंने एक बहुत बड़े इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। आर्थिक पैकेज अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। लेकिन ये 20 लाख करोड़ कहां से आएंगे, कहां जाएंगे, किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, ये जानकारी अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री महोदया देंगी। ये जानकारी दी गई है। क्या होगा इस पैकेज से, क्या ऐलान हुआ है, कैसे उसको पढ़ते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं 4 मेहमान, और इनसे मैं आपका परिचय कराता हूं सबसे पहले, और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे साथ हैं विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देख रहे हैं, भारत की राजनीति को कवर कर रहे हैं, और जयपुर में थे, वहां से दिल्ली पहुंच गए, और इन्होंने पूरे देश के लगभग यात्रा करके देश भर को कवर किया है। हरजिंदर है हमारे साथ, अभी हिंदुस्तान अखबार में संपादकीय पृष्ठ देखते थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्षों से तरह तरह के ट्रेंड्स पढ़ते हैं, आर्थिक राजनीतिक दोनों विषयों पे पकड़ है उनकी मजबूत। और सत्यहिंदी.com के संपादक फाउंडर आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक आग्रह कर लूं कि आप सत्यहिंदी.com के बारे में आप जानते हैं कि हम लोग सत्यहिंदी.com पर ये कार्यक्रम आलोक अड्डा अब सत्यहिंदी.com पर भी जाता है साथ के साथ, और सत्यहिंदी.com एक मुहिम है ऐसे पत्रकारों की जो सच को सामने लाना चाहते हैं। बहुत सहयोग, बहुत समर्थन आप सबका मिल रहा है सत्यहिंदी.com को, लेकिन और सहयोग की और समर्थन की आवश्यकता है। कैसे आप सहयोग कर सकते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करिए, आगे की कहानी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इस वीडियो के लिंक लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा और उसको कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, क्या कहा, क्या रहने दिया। शुरुआत करता हूं मैं हरजिंदर आपके साथ। आप क्योंकि संपादकीय लिखने के आदी रहे हैं नियमित रूप से रोज संपादकीय लिखते थे, तो शॉर्ट नोटिस पे टिप्पणी करने के लिए छोटी छोटी टिप्पणियां सभी लोगों से आग्रह है। हरजिंदर। हाँ असल में क्या है कि इसमें आपके लिए है कि आप इसमें क्या देखना चाहते थे। अगर आप ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि अगले कुछ दिनों में जो अगला चरण होगा उससे हम लॉकडाउन से कैसे बाहर आएंगे, तो आप निराश होंगे। या आप अगर ये सोच रहे थे कि बहुत सारे करोड़ों लोग जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो सड़कों पर परेशान हैं, जो रेलवे पर परेशान हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री, कुछ कहेंगे, कुछ संवेदना के स्वर होंगे, तो आप इसको लेकर निराश होंगे। लेकिन एक जो आलोचना काफी समय से चल रही थी कि भारत ने आर्थिक पैकेज बहुत छोटा घोषित किया है या लगभग नहीं किया है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले, तो आज प्रधानमंत्री ने उसकी राशि की घोषणा कर दी है कि वो कितना प्रतिशत होगा, जीडीपी का 10% होगा, 20 लाख करोड़ रुपए का होगा। ये पैसे कहाँ से, कितने, कैसे आएंगे, कैसे खर्च होंगे, किसकी जेब में जाएंगे, किसके लिए होंगे, ये अभी कल वित्त मंत्री आपको डिटेल बताएंगे। तो आज के भाषण में सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने एक पैकेज की घोषणा कर दी। बाकी आत्मनिर्भरता और वो सारी बातें हैं, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। तो आज का सिर्फ यही है कि उन्होंने एक पैकेज की घोषणा आखिर में कर दी, सबसे आखिर में शायद की है। तो यही आज की बड़ी बात है। तो आपने जैसे कहा कि उन्होंने पैकेज का ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान है, 20 लाख करोड़ रुपए। लोग कह रहे थे कि अमेरिका ने इतना दिया, जर्मनी ने इतना दिया, भारत बहुत कम दे रहा है। उन्होंने भारत की जीडीपी के 10% के बराबर का पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। विजय जी, ये हेडलाइनें दे गए प्रधानमंत्री, एक पैकेज, एक लॉकडाउन का चौथा चरण नए रंग रूप में आएगा, लेकिन इसका ब्यौरा कौन देगा, इस बारे में एक जगह तो कह दिया उन्होंने कि वित्त मंत्री देंगी पैकेज का ब्यौरा। लेकिन मुझे लगता है जैसे अभी तक होता आया है, लॉकडाउन के नजदीक आते आते होम मिनिस्ट्री की तरफ से तरह तरह की सफाइयां आती हैं, बयान आते हैं, वो कितने कंफ्यूजन बाकी हैं
और आपकी ओपनिंग टिप्पणी, आपको कुछ लग रहा है कोई ऐसी चीज है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, हम छोड़ गए हैं, या कुछ ऐसा जो होना था और नहीं हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे प्रधानमंत्री के आज के जो संदेश है उसमें लगी है सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात। ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है और उसके साथ हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की जो पहल पर प्रधानमंत्री ने सबको जोड़ दिया, जो 5 पिलर्स की बात की है, वो हमें फिर से खड़ा होने की ताकत देगा, ऐसा मैं समझता हूँ। कंफ्यूजन कहीं नहीं है, क्योंकि पूरे अपने 30 मिनट 33 मिनट के भाषण में पूरे पैकेज की डिटेल बताना संभव नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री उस पर डिटेल में बता देंगे। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे, इसलिए उसके बाद जो नए लॉकडाउन का जो रूप रंग होगा वो तय हो जाएगा। वो भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, साफ साफ है कि जो रियायतें हैं वो बढ़ेंगी, कुछ जिलों में कुछ राज्यों में लॉकडाउन बरकरार रहेगा, जैसे कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है, तो उस पर भी विचार होगा, लेकिन रियायतें बढ़ेंगी। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आज जो संदेश दिया उसमें कहा कि किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, तो श्रमिक की भी मदद करेंगे, किसानों की भी मदद करेंगे, मध्यम वर्ग की भी मदद करेंगे, और वो पैकेज उद्योगों को, आर्थिक जगत को भी मदद करने में, खड़ा करने में मदद करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री का संदेश है। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जान है जहान है वहां तक की बात हो गई, अब इस संकट के साथ निपटना है और उस संकट के साथ आगे बढ़ना है, संकट की लड़ाई लड़ने के साथ साथ आगे बढ़ना है, ये मैसेज उन्होंने दिया है कि अब इसके कोरोना के एक्सक्यूज को लेकर हम केवल ताला बंद करके नहीं बैठे रहेंगे, आगे चलना है, ये मेरे ख्याल से उनका मैसेज। जी आशुतोष, मैं कायदे से मुझे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन आदत पड़ी हुई है, सवाल पूछ ही लेता हूँ। लेकिन आपसे मैं ओपनिंग कमेंट चाहता हूँ, आपका आपके हिसाब से क्या है समरी आपकी इस भाषण पर? देखिए, पहली बात तो आलोक जी ये स्पष्ट करिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है। प्रधानमंत्री ने शुरू में ये कहा है कि जो हमने वित्त मंत्री ने, आरबीआई ने जो दिया है उसको जोड़कर हम 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये तकरीबन जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो करीब 15-16 लाख करोड़ का एक पैकेज होगा। दूसरी बात, ये पैकेज जो है वो 1 महीने, कम से कम 1.25 महीने देर से आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने 1 महीने पहले अपने यहाँ $2 ट्रिलियन यानी 10% अपनी इकोनॉमिक साइज का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था, और उसके बाद भारत ने जो 0.9% की जीडीपी का है वो अनाउंस किया था, यानी 1 महीने पहले अमेरिका अनाउंस कर चुका था इस बात को लेकर। तीसरी बात, अगर आपको याद होगा कि रघुरामन राजन ने जो भी इंटरव्यू राहुल गांधी के साथ दिया था उसमें एग्जैक्टली उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा थी भारत की आर्थिक जो साइज है वो 200 लाख करोड़ का है, और उसमें से 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमी का 10% आराम से दिया जा सकता है। आपको याद होगा अरविंद सुब्रमण्यम भी कह रहे थे कम से कम 10 लाख करोड़ का पैकेज तो दिया ही जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो मोदी के समर्थक होंगे वो बड़े खुश होंगे, होना भी चाहिए खुश, और हमको भी इसमें खुशी होनी चाहिए, कम से कम देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। लेकिन अमेरिका ने जहां 10% किया है, वही जर्मनी ने 15.6% अपनी जीडीपी का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है। स्पेन ने 15.6% अनाउंस किया है। इसके साथ साथ ब्रिटेन ने 15% अनाउंस किया है। यानी जो लोग ये समझते हैं कि अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, वो उनको किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, भारत की आबादी 130 करोड़ है। तो भारत की आबादी के 1/4 हिस्से को भारत की अर्थव्यवस्था की साइज के बराबर का इकोनॉमिक पैकेज अमेरिका ऑलरेडी दे चुका है, और फिर भी अमेरिका अभी संघर्ष कर रहा है। तो हम बड़े खुश ना हो, हम इतना कह सकते हैं कि जो आर्थिक संकट इस वक्त देश के ऊपर है, इसमें भारत को खड़े होने की मदद मिल सकती है। ना तो चलने में मदद मिलेगी, ना ही दौड़ने में मदद मिलेगी। जी ठीक है, आपने जो उदाहरण दिए हैं उन पर मैं आता हूं, कुछ देर में लौटूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये बात सही है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा पैकेज दिया, जर्मनी ने बहुत दिया, लेकिन जर्मनी के, अमेरिका के संसाधन और भारत के संसाधनों में बहुत फर्क है, ये भी जानना सोचना चाहिए। जब 10 लाख करोड़ की बात कोई भी कह रहा था, साथ में वो हर सुझाव देने वाले ने यह भी कहा कि 10 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से, ये बड़ा सवाल है, हम कैसे निकाल पाएंगे, कैसे जुटा पाएंगे। और अभी जो प्रश्न है खुले हुए, उनमें मैं एक बार लौट के विजय जी आपके पास आता हूं। आपने कहा कि सब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे एक तो प्रधानमंत्री की इस बात में कहीं उन लोगों का जिक्र, उनके प्रति सहानुभूति के शब्द नहीं मिले जो सड़कों पर निकल पड़े, जो रास्ते में कहीं मारे गए, जो बहुत बदहाल बेहाल लोग हैं।
आत्मनिर्भर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, नया जुमला आ गया है आत्मनिर्भरता, ये तो उन्हीं लोगों की तरफ इशारा हो रहा है कि भाई अब आत्मनिर्भर हो जाओ, किसी और के भरोसे मत रहो। सरकार व्यवस्था नहीं करेगी, समाज नहीं करेगा, आप अपने आप तो मुंबई से पटना भी जाना है तो आप पैदल निकल लो, चाहे रिक्शा पकड़ के चले जाओ। ये तो समाज आत्मनिर्भरता दिखा ही रहा है। फिर अब हम किस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? और ये 20 लाख करोड़ जो बड़ा सवाल है, इस पे मैं आऊंगा इसके बाद। लेकिन ये जो सफाई है, 5 चीजें कही उन्होंने: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। इसमें इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक तो समझ में आया, लेकिन सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, इन ये 3 पिलर जो हैं, ये कैसे खड़े होंगे और ये कैसे अपने ऊपर दूसरे को टिकाएंगे, ये मुझे लगता है बड़ी भारी गुत्थी बनने जा रही है अगले 10 दिनों में। जी, नहीं, आपको याद हो कि प्रधानमंत्री हमेशा इंडियन डेमोग्राफी की बात करते रहे। ये अभी कोरोना संकट की बात नहीं कर रहा मैं, उससे पहले भी वो हमेशा कहते रहे डेमोग्राफी जो है वो हमारी ताकत है। 130 करोड़ आबादी संकट भी हो सकता है, लेकिन वो हमारी ताकत भी है, वो डेमोग्राफी की है। और डिमांड जो है वो हमारे को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। आप जो लोकल बात कर रहे हैं, लोकल में प्रधानमंत्री ने पहले कहा, आपको ध्यान हो कि मन की बात में उन्होंने माफी भी मांगी कि मजदूरों को, श्रमिकों को जो जाना पड़ रहा है, प्रवासी मजदूरों, और आज का भाषण भी उन्होंने प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के साथ शुरू किया कि उसकी तकलीफ है। उसे आप राजनीतिक जुमला भी कह सकते हैं, राजनीतिक भाषण भी कह सकते हैं, ये हम लोगों को खुद तय करना है। लेकिन उन्होंने उनसे बात की चर्चा शुरू की। उन्हीं के लिए श्रमिक एक्सप्रेस जो ट्रेन शुरू की गई, उसमें भी कुछ गड़बड़ झाला हो सकता है, ठीक से पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, उसके बाद भी हजारों हजार लोग सड़कों पर है, ये भी बात की है। लेकिन जो लोकल की बात उन्होंने की है, वो लोकल इंडस्ट्री की बात की। वो उन्होंने कहा लोकल के लिए वोकल हूँ, लोकल को ग्लोबल बनाए और लोकल ब्रांड्स को ग्लोबल ब्रांड्स बनाए। तो वो लोकल इंडस्ट्री पर, लघु उद्योगों पर, एमएसएमई पर, हैंडलूम पर, खादी का भी उन्होंने जिक्र किया, उसको बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज है, छोटी इकोनॉमी के जो पिलर्स है, उन पर काम करने की जरूरत है। अभी देश में बड़े, जब से ये सरकारें आई है, खासतौर से मोदी सरकार का पहला कार्यकाल और दूसरा सरकार, उसमें हम लोग एफडीआई की बात कर रहे थे, बड़ी इंडस्ट्रीज के आने की बात कर रहे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री फिर से हमारे जो लोकल रिसोर्सेज है, लोकल इंडस्ट्रीज है, लोकल जो कामगार है, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो इसे राजनीतिक जुमला भले ही कह सकते हो, लेकिन हमें वहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने लोकल को वोकल करने की बात की। उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल ब्रांड्स है वो भी किसी समय लोकल ब्रांड्स थे। तो और सबसे बड़ी संकट क्या हुआ कि अभी जब मॉल्स बंद हो गए, बड़े ब्रांड्स बंद हो गए, तो हमारा देश का गुजारा इस समय लोकल से ही चलता। तो ये लोकल इकोनॉमी गांधी के जमाने में चलती थी, गांधी को हम भूल गए। ठीक है, मैं आप इसको गांधी की तरफ ले गए हैं। अब मैं हरजिंदर के पास चलता हूं। हरजिंदर ने गांधी से लेकर और जो आधुनिकतम इस वक्त के विचारक हैं वो सब पढ़े हुए हैं। हमको हमारे सामने तो पूरी लाइब्रेरी है। हरजिंदर, 2 बातें आ रही। देखिए, एक जो विजय कह रहे हैं अभी कि ये लोकल को वोकल बनाने की बात है, और प्रधानमंत्री के बात में जो बातें आई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन्होंने कहा है कि आधुनिक भारत की पहचान। आधुनिक भारत की पहचान सुनते ही आपके मन में कौन सी छवि आ रही है? सिस्टम। बीती सदी की रीति नीति नहीं चलेगी, टेक्नोलॉजी और डिजिटल से सब कुछ चलेगा। और अंत में उन्होंने जो सफाई, जब पैकेज के बारे में बात करते हुए अंत में आए, तो उन्होंने कहा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ, इन सब पर बात होगी, यानी इन सब में रिफॉर्म होने जा रहे हैं। अब मुझे पिछले हफ्ते भर में जो 4 राज्यों में रिफॉर्म हुए हैं, खास तौर पे लेबर रिफॉर्म, वो भी याद आ रहे हैं। आपको ये कुल मिलाकर जब आप देख रहे हैं तो तस्वीर कहां ले जा रही है? देखिए, मुझे इसमें ये लग रहा है कि कई तरह के कंट्रोडिक्शन दिख रहे हैं। एक तरफ जब वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो मुझे लगता है जैसे स्वदेशी जागरण मंच वाला स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना है। अब ये बातें कई बार कंट्राडिक्टरी लगती हैं, क्योंकि जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उनका यही कहना है आमतौर पे कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए, इसलिए हमारी आत्मनिर्भरता चली गई। तो ये तरह तरह के कंफ्यूजन है। फिर हमको अगर आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़ना है, 21वीं सदी के भारत की तरफ बढ़ना है, लेकिन हम लोकल में खादी को अपना लेंगे और सिर्फ उसी से 21वीं सदी की ओर बढ़ जाएंगे, ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आपको खादी भी चाहिए, आपको मध्यम दर्जे की
उद्योग भी चाहिए, आपको छोटे उद्योग भी चाहिए और आपको बहुत बड़े उद्योग भी चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप सिर्फ ग्रामीण उद्योगों पर आधारित होंगे ऐसा नहीं हो सकता है। और डेमोग्राफी पर अगर जोर दे रहे हैं तो डेमोग्राफी के लिए आपको हर चीज पर ध्यान देना होगा। तो ये कहना, ये इसमें बहुत सारे कंट्रोडिक्शन है और मुझे लगता है कि बहुत सुविचारित ये सोच नहीं है। इसमें जो है बातें हैं जो अच्छी लगने वाली बातें हैं तो अच्छा रहा है, बस इतना कह सकते हैं। और इसके आगे इसके अगर हम विस्तार में जाएंगे तो बहुत कुछ हासिल नहीं होना, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो आशुतोष, जो हरजिंदर कह रहे हैं कि शायद बहुत सुविचारित सोच नहीं है, क्या ये बात सच है कि सुविचारित सोच नहीं है, या ये सोच विचार कर ऐसी सोच बनाई गई है कि जो देखने में सुविचारित न लगे? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं हरजिंदर जी की इस राय से पूरी तरीके से असहमत हूं कि सुविचारित नहीं, ये पूरी तरीके से सुविचारित है। प्रधानमंत्री जी का शुरू से 25 मिनट तक का जो पूरा भाषण था वो एक चुनावी भाषण है, जिसमें वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने सपना दिखाया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। चुनाव कौन सा सामने है? प्रश्न ये कि इस समय किस चुनाव, कौन सा चुनाव? देखिए प्रधानमंत्री जी हर वक्त चुनाव लड़ते हैं, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उनको अगर उनको जरा सा भी एहसास होगा कि इस ये जो पूरा इस वक्त चल रहा है इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता घट सकती है, तो वो उसका जो है वो हमेशा उसकी भरपाई करते रहते हैं। उन्होंने जो सारी बातें कही हैं, अब जैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान, तो क्या पिछले 6 सालों के अंदर भारत आत्मनिर्भर नहीं बना था या भारत आत्मनिर्भर नहीं था? जबकि पिछले 6 सालों में लगातार उन्होंने कोशिश की। भारत ने जो आर्थिक प्रगति की है, उस आर्थिक प्रगति में अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा नेता हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था भयानक गति से आगे बढ़ रही है। तो आज आत्मनिर्भर बनाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? तो मेरा कहना है कि इन सब चीजों में मत जाइए। वो एक नैरेटिव स्टैब्लिश करते हैं। जब वो डिमोनेटाइजेशन कर रहे थे, जब उनको आतंकवाद खत्म हो रहा, सब कुछ खत्म, जब उनको लगा आतंकवाद से फंस रहे, तो उन्होंने कहा कैशलेस इकोनॉमी बनेगी। फिर जब लगा कैशलेस इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा, न्यू इंडिया बनाएंगे। आज वो न्यू इंडिया की बात नहीं, कि आज वो आत्मनिर्भर अभियान। तो पूरे उनकी जो बात करने की जो क्षमता है, जो स्किल है, उसका कोई जवाब नहीं है। आज हर आदमी ये महसूस कर रहा होगा कि भारत जो है 21वीं सदी का सबसे बड़ा देश बन जाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। तो ये जो संदेश वो दे रहे हैं उसको आप एक किनारे रख दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे उन्होंने कहा 5 पिलर्स हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि डिमांड, सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेमोग्राफी ये इकोनॉमी से अलग कैसे हैं? इकोनॉमी में ही तो डिमांड होती है ना भाई, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो इकोनॉमी का हिस्सा है। आप इसको अलग करके कैसे दे? लेकिन आज उनके समर्थक बड़े खुश होंगे, बोले देखो यार प्रधानमंत्री ने क्या गजब की बात कर दी 5। तो मुझे लगता है कि उनको उनकी वक्तृत्व कला का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है, जहां वो ये भी कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि भारत जो सोने की चिड़िया थी और बीच में गुलामी की जंजीरों में तड़पते रहे हम। तो वो इशारा भी कर देते हैं कि किन की वजह से गुलामी की जंजीरों में तड़पते रहे और आज हम किसकी वजह से तकलीफ में हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों में एक ही चीज महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण यह है कि कम से कम उन्होंने देश को 15 से 16 लाख करोड़ रुपए आज देने की बात की है। अगर टोटल मिला लेंगे तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है। अगर ये 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर वो दे देंगे तो जो गरीब है इस देश का, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें कुछ जान आएगी। लेकिन जो उत्साह में आके कहेंगे कि नहीं हमने तो मतलब हम तो अब 21वीं सदी हमारे नाम हो जाएगी, उस गलतफहमी में अगर रहेंगे तो फिर हमको जबरदस्त झटका लगने वाला है। तो हरजिंदर, फिर मैं आपके पास आऊं थोड़ा, क्योंकि मैसेजिंग की कथा भी आपको अच्छे से आती है। ये लोकल के लिए वोकल हुई है। 20 lakhs फॉर 2020, आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास और आत्मबल से संभव होगा। हेडलाइनें खूब सारी मिल गई हैं। लॉकडाउन 4.0, नया रंग नया रूप होगा। क्या होगा नहीं पता है। जैसे अभी विजय ने कहा कि 15-16 तारीख तक बैठक होनी है मुख्यमंत्रियों से, उनसे सुझाव आने हैं, उसके बाद तय होगा। अगर तय तब होगा तो आज नया रंग और नया रूप होगा, ये कैसे तय हो गया? तो क्या ये मूल रूप से एक हेडलाइन स्टेटमेंट था, हेडलाइन भाषण था? मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री की अपनी शैली है, वो मैनेजमेंट की शैली है कि उसमें कई तरह के जुमले, कि इतनी तरह के वो पांच तरह के ध्येय, इतनी तरह के वो, फिर थोड़े से अनुप्रास अलंकार की आत्मनिर्भरता, आत्मकेंद्रित वगैरह। तो ये उनकी शैली है। इसमें आप बहुत बड़ा नतीजा निकाल लें, इससे ये कुछ नहीं हो सकता है। इसका संदेश सिर्फ ये है, आज प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए टीवी पे आए कि उन्हें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित करना था। बाकी तो सब पैकेजिंग है। बाकी उसमें आपने तरह तरह के कुशन लगा दिए हैं, भाषा के
उनकी अपनी शैली है और उनके भाषण में हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वो चुनावी भाषण भी दे रहे हैं, तो वो ठीक है। उसको दूसरी तरह से भी एक ये देखा जा सकता है कि वो देश को प्रेरित कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज है, चलिए मान लेते हैं। तो लेकिन इससे ज्यादा इसमें आप उम्मीद करें कि इसमें कोई बहुत सार गर्भित चीज निकल रही है या इसका कुछ सार अलग से निकल रहा है भाषण का, वैसा कुछ नहीं है जी। इसका तो सार विजय सिर्फ जी, 20 लाख करोड़ रुपए है। 20 लाख करोड़ उसका सार है। विजय जी, एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि कमेंट समाप्त किया जाए। आपके हिसाब से क्या रह गया, क्या क्या चीज और चाहते थे आप जो प्रधानमंत्री आज बोल देते? मैं समझता हूँ कि इसको जमीनी तौर पर एग्जीक्यूशन पर यदि बहुत कुछ हो जाएगा तो इस इतने बड़े संकट में खड़ा होना भी एक बड़ा काम है, ऐसा मैं समझता हूँ। और आशुतोष और हरजिंदर जो बात कर रहे हैं कि नैरेटिव की और शैली की, वो भी लीडरशिप का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण होता है। फिर मैं आपको गांधी की बात करूंगा। गांधी और मोदी को कंपेयर मत कीजिए, लेकिन गांधी जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं, नमक सत्याग्रह करते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं, वो नैरेटिव है। इंदिरा गांधी जब गरीबी हटाओ की बात करती है तो वो नैरेटिव है। लीडरशिप का एक बेसिक काम भी नैरेटिव देना होता है, बाकी निटी-ग्रिटीज पर काम उस नैरेटिव के आगे होता है। और इसलिए आलोचना हम हर मामले पर कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री की तो शैली है कि वो भाषण देते हैं और हमेशा लगता है कि वो चुनावी भाषण में है, लेकिन संकट के समय में नैरेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन एग्जीक्यूशन में, और जो ममता जी ने कल बात कही थी कि संघीय व्यवस्था के साथ हम चलें, उस पर ध्यान देने की इजाजत है। जी, तो आपका कहना है कि नैरेटिव भी ऐसे वक्त में जरूरी हो सकता है जब देश संकट की घड़ी में हो, और ये बात सही है कि ऐसे वक्त पर अगर पूरे देश को हौसला जगा दिया जाए, पूरे देश में हौसला आ जाए, ये भी एक देश के नेता के लिए कम बड़ी बात नहीं है। और 20 लाख करोड़ का आंकड़ा तो सामने आ ही गया है। उम्मीद की जा रही थी, आशंका थी कि नहीं हो पाएगा। 2.25 लाख करोड़ रुपए का पहला पैकेज आया था, फिर सरकार 4 लाख करोड़ का कर्जा उठाने वाली है, ये खबर आ रही थी। इस तरह से तरह तरह के टुकड़े आ रहे थे, लेकिन 20 लाख करोड़ हिम्मत के साथ एक बड़ा ऐलान तो किया गया है। कैसा है उसकी बारीकियों में जाएं, हम तो आज सोच रहे थे कुछ अर्थशास्त्रियों से भी बात करेंगे, लेकिन अच्छा यह है कि बारीकियां आज आई नहीं, वो बारीकियां कल के बाद आती रहेंगी, ऐसी खबर है। और लॉकडाउन का अगला चरण कैसा होगा, ये भी धीरे धीरे खुलेगा। और इस वक्त जो हमारे देश की हालत है वो तो संकट की हालत है, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा होता तब भी ये शेयर हमेशा मौजूद रहता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। 10 लाख करोड़ तक लोग कह रहे थे, 20 लाख करोड़ का ऐलान कर दिया मोदी जी ने, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, देर से किया, ठीक नहीं किया, इससे भी पूरा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो सवाल अभी उठते रहेंगे, हम लोग भी चर्चा करते रहेंगे। आज इस बात को खत्म करने से पहले एक बार फिर आग्रह करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें, और घंटी भी बजा देंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि आपको खबर मिल जाएगी कब नया वीडियो आया या कब नया लाइव आया। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और आत्मनिर्भर बनिए अपनी सुरक्षा के मामले में भी। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।